हेलो बच्चों। तो बेटे अब हम बात करेंगे, चैप्टर चल रहा है डिविडेंड पॉलिसी का। और डिविडेंड पॉलिसी में अब तीसरा मॉडल जो कि हमारा आखिरी मॉडल है, हम मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मॉडल कहता है डिविडेंड पॉलिसी मैटर नहीं करती है। कोई कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, इससे उसकी वैल्यू पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मॉडल की थ्योरी क्या है और इस पे फॉर्मूला कैसे लगाने हैं और क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। मॉडल, जिसको हम मॉडिग्लानी मिलर मॉडल के नाम से जानते हैं। इट स्टेट्स दैट, इस मॉडल का कहना है डिविडेंड पॉलिसी is irrelevant and does not affect value of fund। इसका ये बोल रहे हैं सर कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती है उसका वैल्यू ऑफ फंड पे किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इट इज बिकॉज of the following reason, it is because of the following reason। ये कहती है कि बेटा जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दो तरीके से कमा सकते हैं। या तो डिविडेंड इनकम के तौर पे कमा सकते हैं। जो बंदा किसी कंपनी के शेयर परचेज करता है तो वो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न कमाता है वो दो तरीके से कमाता है। या तो उसको मिलेगा डिविडेंड जो कि कंपनी देगी, या एप्रिसिएशन इन करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, या एप्रिसिएशन इन एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। समझे? कोई भी शेयर होल्डर रिटर्न कैसे कमाएगा? या तो उसको अपने शेयर्स के ऊपर कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, या मार्केट में उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। और मार्केट में उसके शेयर का जो प्राइस बढ़ता है वो भी उसके लिए रिटर्न माना जाता है। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए शेयर होल्डर ने एक शेयर 50 रुपये पे खरीदा। ठीक है सर, ये करंट मार्केट प्राइस है शेयर का। और एक साल के बाद कंपनी ने उसके ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड दिया। और मीनवाइल इस एक ईयर में कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है सर, ये करंट मार्केट प्राइस है। और ये P1 क्या है? आपका प्राइस आफ्टर दी 1 ईयर। अगर मैं बोलूँ कि सर एप्रिसिएशन कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ सर शेयर प्राइस में, तो इंक्रीज हो गया 50 से 55, इसका मतलब 5 रुपये का। तो शेयर होल्डर को एक साल के बाद कितना रिटर्न मिला? शेयर होल्डर को 10 रुपये का मिला है डिविडेंड और 5 रुपये का मिला है एप्रिसिएशन। तो 10 रुपये का डिविडेंड प्लस 5 रुपये का एप्रिसिएशन, ये टोटल कमाया है उसने 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर एक शेयर ने आज कोई शेयर 50 रुपये में खरीदा होता और एक साल बाद उसके ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड मिला है और 5 रुपये से वैल्यू भी बढ़ गई है, तो मतलब 50 रुपये पे उसने 15 रुपये कमा लिए। अब इसको मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ बेटा 15/50, तो ये 30% के बराबर हो जाएगा। तो ये कहता है कि ये जो रिटर्न है ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड ना दें। क्यों सर? क्योंकि अगर हम डिविडेंड बढ़ा देते हैं, डिविडेंड दे देंगे तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के पास प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कंपनी के पास अगर प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं करने की वजह से शेयर की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? कम होने लगेगी। या अगर कंपनी अभी डिविडेंड दे देती है तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए उसके पास कम प्रॉफिट होगा। कम प्रॉफिट होने की वजह से
वो नए शेयर को मार्केट में इशू करेगी। नए शेयर मार्केट में इशू होने की वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पहले जितने शेयर होल्डर में डिविडेंड बढ़ता होगा, प्रॉफिट बढ़ता होगा, नए शेयर इशू करने के बाद ज़्यादा लोगों में बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ से अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर कम होने की वजह से फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसको बढ़ाने से ये एप्रिसिएशन कम होने लगता है। अगर मैं ये इंक्रीज करूंगा तो ये एप्रिसिएशन कम होने लगेगा। और सर अगर मैं ये डिविडेंड डिक्रीज कर दूंगा तो मतलब मैं रिटेन कर रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने से ये एप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक का इंक्रीज दूसरे के डिक्रीज से सेट ऑफ हो जाता है। डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा सर, एप्रिसिएशन घटेगा। डिविडेंड पर शेयर घटेगा तो एप्रिसिएशन क्या है, बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेट ऑफ कर देती हैं। सेट ऑफ करने की वजह से अल्टीमेटली हमारे रेट ऑफ रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ये इस थ्योरी का बेसिक क्या सर मतलब है। ठीक है सर, देखिए ये थ्योरी बोलती है शेयर होल्डर्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करंट इनकम, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, एंड फ्यूचर इनकम, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन, और एप्रिसिएशन इन शेयर प्राइस। कहता है शेयर्स इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अगर हम डिविडेंड बढ़ा देते हैं, डिविडेंड के बढ़ाने से क्या होगा बेटा, डिविडेंड के बढ़ाने से इनकी जो करंट इनकम है बेटा, बढ़ाने की बात हो रही है, राइट, तो इनकी करंट इनकम बढ़ जाएगी। करंट इनकम तो बढ़ेगी लेकिन करंट इनकम के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट के जो फंड हैं वो कम होने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट के फंड कम होने लगेंगे क्योंकि अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो रिटेन अर्निंग्स कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम फंड हमें मिलेगा। या हम इसमें नई इक्विटी भी इशू कर सकते हैं और न्यू इक्विटी इशू होगी, और न्यू इक्विटी के इशू होने से क्या होगा बेटा, न्यू इक्विटी इशू होगी लीडिंग टू फॉल इन ईपीएस, जिससे ईपीएस कम होने लगेगा। अल्टीमेटली बेटा ईपीएस कम होने से क्या होगा, जो कैपिटल गेन है वो कम होने लगेगा और एप्रिसिएशन कम होने लगेगा। तो डिविडेंड में इंक्रीज करंट इनकम को तो बढ़ाता है, बट कैपिटल गेन जो फ्यूचर में होगा उससे क्या कर देगा बेटा, डिक्रीज कर देगा। और अगर हम करंट इनकम को घटाते हैं, इसका मतलब जो डिविडेंड है उसको हम डिक्रीज करते हैं, तो हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड ज़्यादा मिलेंगे, हमें इक्विटी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा ईपीएस मेंटेन करेगा और ईपीएस हमारा इंक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में एक के इंक्रीज को ये डिक्रीज सेट ऑफ कर रहा है, या यहाँ के डिक्रीज को ये इंक्रीज क्या कर रहा है सर, सेट ऑफ कर रहा है। तो इसलिए एमएम मॉडल कहता है अल्टीमेटली हमारे टोटल रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो उसकी टोटल अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब अर्न कितना कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप उस अर्निंग में से कितना डिविडेंड दे रहे हो, कितना रिटेन कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टोटल अर्निंग 50 रुपये की है, आप 40 पे कर दो बाय वे ऑफ डिविडेंड, 10 को रिटेन कर लो, या 30 आप पे करो डिविडेंड, 20 को रिटेन कर लो, या आप 10 रुपये का डिविडेंड दे दो, 40 को आप रिटेन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो टोटल अर्निंग्स है वो अभी भी कितने की हैं, 50 रुपये की है। ठीक है सर, तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेट ऑफ कर देती हैं। ये इस थ्योरी का एजम्पशन है। मेन लाइन है कि शेयर होल्डर करंट इनकम मतलब कि डिविडेंड और फ्यूचर कैपिटल गेन, फ्यूचर में जो शेयर प्राइस बढ़ेगा उसमें किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ एमएम मॉडल। अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इतना नोट कर लो पहले आप।
चलिए बेटे, तो एमएम मॉडल ने फॉर्मूला क्या दिया है सर? ठीक है सर, इसने फॉर्मूला दिया है कि जो P0 होता है वो आपका इक्वल होता है D1 प्लस P1 1 प्लस K। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है बेटा, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में समझाऊंगा, ठीक है। और तो डेरिवेशन एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें P0 का मतलब हो गया करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। P1 का मतलब हो गया सर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, और हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद या 1 साल के एंड में जो शेयर प्राइस होगा वो हमारा P1 के इक्वल है। D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कितना डिविडेंड हमें 1 साल के बाद मिलने वाला है, और डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है सर। और KE का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बेटे हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। तो PO इक्वल टू D1 प्लस P1 इक्वल टू 1 प्लस KE, दिस इज द फॉर्मूला। इस थ्योरी में सर एजम्पशन क्या है? इस थ्योरी में एजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में भी पढ़ा है। एमएम मॉडल पूरा इसी एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब ये हुआ कि सर रेशनल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर रेशनल है जो हमेशा अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। उसके अलावा फ्री एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है सर वो फ्री है, मतलब सबको इजीली अवेलेबल है और सबके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो इस सिचुएशन में नो अनसर्टेनिटी, किसी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होगी सर तो कोई रिस्क भी नहीं होता, है ना। अगर आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट इसमें आता है नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर आप शेयर खरीदते बेचते हो, शेयर के खरीदने बेचने पर आपको किसी तरीके का एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नई इक्विटी को इशू करते हो तो नई इक्विटी को इशू करने के लिए भी आपको उसके ऊपर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटे नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं है सर, ठीक है। इसके अलावा बेटा तीसरा केस यहाँ पर हम लेते हैं, टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे। तीसरा केस बेटा इन्होंने माना है यहाँ पर कि ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी कि किसी तरीके की अनसर्टेनिटी या रिस्क वगैरह नहीं होगा। और बेटा तीसरा इसमें हो गया आपका R इक्वल टू के, R जो है वो के इक्वल है। इसका मतलब कंपनी जितना रिटर्न कमाती है, इन्वेस्टमेंट करके जितना रिटर्न कमाती है उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, शेयर होल्डर भी उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो कंपनी अर्न करेगी वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के बराबर है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो दीज आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ एमएम मॉडल, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन कैसे आता है हम उसके बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली एमएम मॉडल ये बोलता है कि अगर परफेक्ट कैपिटल मार्केट की कंडीशन रहती है, मतलब जिसमें सारी फर्में एक जैसी हैं, सभी इन्वेस्टर रैशनल हैं, सभी इन्वेस्टर का रिस्क एक जैसा है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और कोई टैक्सेस नहीं है, तो इस सिचुएशन में डिविडेंड पॉलिसी मैटर नहीं करती, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी करंट इनकम और फ्यूचर इनकम में किसी तरीके का डिप्रिसिएशन नहीं करती। वो कहते हैं आज डिविडेंड मत दो, फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ा के दे देना, ठीक है, या आज डिविडेंड दे दो, फ्यूचर में शेयर प्राइस हमें कम दे देना, दोनों बातें सेम होती हैं। तो अल्टीमेटली इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
इतना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के इसमें क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आई गेस आप लोगों ने कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन ही बेटे काफ़ी रहेगा, और डिविडेंड पॉलिसी के सारे क्वेश्चन आप मॉड्यूल से बड़े आराम से कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। मान लो क्वेश्चन में कहता है अ कंपनी हैज 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Its current market price is also ₹10 each. 10 रुपये की बेटा इसकी फेस वैल्यू भी है, जो बुक वैल्यू है वो भी 10 रुपये की है, और मार्केट प्राइस भी कितने का बेटा 10 का ही है। क्वेश्चन में आगे कहता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आपका 16% है, राइट। द कंपनी is thinking about paying a dividend of ₹2 per share. कंपनी 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने का सोच रही है। इट्स नेट इनकम, इसकी जो नेट इनकम है वो सपोज मान लीजिए, नेट इनकम बेटा मान लीजिए कि इसकी 80,000 रुपये की है। ये चलो हम 90 कर देते हैं। एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। हमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहता है आपसे फाइंड मार्केट प्राइस, या बोलेगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर इफ, ठीक है सर, इसमें 2 केस हैं। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड पे कर देते हैं तो क्या प्राइस होगा। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा। डिक्लेयर कर देते हैं तो सर क्या होगा, है ना। डिक्लेयर कर दिया मतलब पे कर दिया। डिविडेंड पे कर देंगे तो क्या होगा, और सर डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये इसका सर पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, या नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड इन ईच केस। आपको हर केस में नए नंबर ऑफ शेयर जो इशू करें, ठीक है सर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट बी में, उसमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो कितने शेयर इशू करेंगे नए, और डिविडेंड नए डिक्लेयर करते हैं तो कितने शेयर इशू करेंगे सर। क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो आपको 1 लाख रुपये की करनी है, और प्रॉफिट आपके पास 90,000 का ही अवेलेबल है। अगर आप डिविडेंड नहीं भी देते हो तो भी आपके पास 10,000 रुपये शॉर्ट है, तो आपको अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको डिविडेंड जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटा मैं ऐसा करता हूँ, ये नेट इनकम की अमाउंट है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डिविडेंड, चलो ठीक है, डिविडेंड मैं 2 रुपये से घटाकर इसको मैं 1 रुपये कर देता हूँ, कि कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड देने की सोच रही है। ठीक है, 2 रुपये नहीं, 1 रुपये का डिविडेंड पे करने की सोच रहे हैं। कहता है फाइंड नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालो ईच केस 1 में, और तीसरे वाले केस में कहता है शो दैट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स अनअफेक्टेड
वैल्यू ऑफ फर्म्स रिमेन्स अनअफेक्टेड इन बोथ केस ऑफ वन। केस वन में, दोनों केस में हमारे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको शो करना है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आपका 7 से 8 नंबर में बनने का चांस रहता है। आप पहले क्वेश्चन एक बार लिखें और पढ़े क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। तो पहले बेटा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया उसको देख लेते हैं जरा। हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 20,000 है, और करंट जो मार्केट प्राइस है जिसको हम P0 बोलते हैं सर, वो 10 रुपये का है। करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये का है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी 16% है, और क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड देने के बारे में सोच रही है मतलब फ्यूचर में देगी। तो एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है जिसको हम D1 बोलते हैं वो 1 रुपये पर शेयर का है, राइट। नेट इनकम हमारी 90,000 की है, इसका मतलब सर ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगले 1 साल के एंड में हमें 90,000 की नेट इनकम होगी, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट, जो प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें 1 लाख रुपए का फंडिंग चाहिए। तो ये तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको मैंने रिराइट कर दिया, ठीक है सर। अब सर पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? डिविडेंड इज नॉट पेड, डिविडेंड हमने नहीं पे किया, ठीक है बेटे। तो हमारा फॉर्मूला है P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 1 प्लस KB। P0 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस जो कि 10 रुपये का है, करंट डिविडेंड 0 है ना सर। अच्छा, पहले पार्ट में कह रहा है डिविडेंड इज पेड। चलो सर, एक पार्ट में कहते हैं डिविडेंड इज पेड, हम पे कर रहे हैं। तो हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं बेटा? 1 रुपये का दे रहे हैं। तो D1 हमारे यहाँ पर 1 रुपये का हो गया। फर्स्ट पार्ट है जब डिविडेंड पे किया है 1 रुपये का हो गया डिविडेंड। P1 बेटा, P1 का मतलब है फ्यूचर मार्केट प्राइस, जो कि हमें नहीं पता। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि 16% है, इसको मैं 0.16 लिख दूंगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 1.16 हो जाएगा, और 1.16 की 10 से इंटू कर देंगे तो 10 1 प्लस P1 बाई 1.16, ये हो जाएगा 1 प्लस P1 इक्वल टू 11.6। ये 1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाता है, तो हमारा प्राइस आ जाएगा 10.6 या 10.60। तो अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं, सॉरी डिविडेंड देते हैं, तो फ्यूचर प्राइस जो होगा हमारे शेयर का वो 10.60 होगा। ऑलराइट, अगर डिविडेंड देते हैं तो शेयर प्राइस 10.60 का हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा सेकंड केस में कहता है इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, अगर हमने डिविडेंड नहीं दिया है तो उस केस में क्या करेंगे बेटे? सेम फॉर्मूला P0, डिविडेंड नहीं देंगे तो 0 हो जाएगा। P0 मुझे पता है सर, या पहले मैं एक बार पूरा फॉर्मूला चलो दोबारा इस पर लिखता हूँ। फॉर्मूला ये रहेगा 1 प्लस KE। PO मुझे पता है कितने रुपए का है, तो करंट मार्केट प्राइस मेरा 10 रुपये का था, ठीक है सर, क्वेश्चन में गिवन था। और D1 अब के बाद 0 है क्योंकि मैंने डिविडेंड पे नहीं करना है। P1 फ्यूचर प्राइस है 1 प्लस 0.16, और यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे बेटा तो ये P1 अब की बार 11.60 आ जाएगा। तो अगर हम आज डिविडेंड दे देंगे 1 रुपये का तो फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगी 10.60, और आज अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं तो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेट आउट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर हमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और प्रॉफिट केवल 90,000 का ही पड़ा है, तो चाहे हम डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड ना दें, हमें नए शेयर तो इशू करने ही पड़ेंगे। तो बता दीजिए कि पहले केस में कितने शेयर इशू होंगे और सेकंड केस में कितने शेयर इशू होंगे, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो, फिर मैं इसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ। करें फटाफट। चलिए बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी स्पीड से इस लेक्चर को चला सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, देखिए जरा, क्वेश्चन में कहता है फाइंड नंबर ऑफ शेयर इशूड इन ईच केस ऑफ वन। तो बेटा मैं इस तरीके से दो केस बना देता हूँ। ये पहले लिखूंगा केस नंबर 2A, कैलकुलेशन ऑफ न्यू नंबर ऑफ शेयर इशूड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू नंबर ऑफ शेयर इशूड। ठीक है सर, इस तरीके से लेंगे पर्टिकुलर, और दो केस बना रहे हैं, दो केस बना के चलते हैं। पहला है व्हेन डिविडेंड इज, पहले केस में क्या था बेटा, डिविडेंड हम पे करते हैं, और दूसरा केस है जब हम डिविडेंड नहीं पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेट अर्निंग्स ले लेंगे। नेट अर्निंग्स कितनी है, नेट अर्निंग्स हमारी दोनों केस में सेम है, यहाँ भी 90,000 की है और यहाँ भी 90,000 की है। ठीक है सर। सेकंड पार्ट है आपका डिविडेंड पेड, हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं। 50,000 हमारे शेयर हैं बेटा, सॉरी 50 नहीं 20,000, 20,000 के हमारे शेयर हैं, और 20,000 के जो शेयर हैं उन पे मान लीजिए अगर हम 1 रुपये का डिविडेंड देते हैं, 20 × 1, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का खर्चा आएगा रुपीज़ में। अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं बेटे, तो 20 × 0 है ना, या तो आपने डिविडेंड दिया ही तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना प्रॉफिट आपने रोक लिया। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे सर, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो 90,000 की अर्निंग में से 20,000 का डिविडेंड दे दोगे तो 70,000 रुपये बचेंगे। यहाँ पर 90,000 में से आपने बिल्कुल डिविडेंड नहीं दिया, तो यहाँ पर पूरा 90,000 बच गया। ठीक है सर। उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करनी है। ठीक है सर, रुपीज़ में सारी फिगर, यहाँ भी 1 लाख रुपए करना है आपको, यहाँ भी आपको 1 लाख करना है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर आपके पास 70,000 रुपये की अर्निंग्स पड़ी हुई है, तो आप 70,000 तो यहीं से यूज कर लोगे। 30,000 के आपने 30,000 की वैल्यू के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कितना था बेटा आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 70 पड़ा हुआ है, 30 का इशू करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या था बेटा, 1 लाख में से 90 माइनस करेंगे तो 10,000 रुपये की आपको फ्रेश इशू करनी पड़ेगी। तो यहाँ से लिखोगे अमाउंट टू बी रेज्ड, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर या फ्रॉम फ्रेश इक्विटी। ये कैसे निकालोगे सर, इसके लिए आप फोर्थ में से रिटेन अर्निंग जो आपके पास अवेलेबल है पॉइंट नंबर 3 में, उसको माइनस कर दोगे। तो 1 लाख में 70 माइनस किया, यहाँ केवल 30,000 और आपको रीच करना है, यहाँ सर आपको 10,000 माइनस करना है। फिर यहाँ से क्या करोगे सर, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आया था। जब हमने डिविडेंड दिया था तो हमारे शेयर का प्राइस 10.60 आया था, और हम अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो 11.60 आया था, जो कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था। अब ध्यान से सुनिए बेटे, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ कि मुझे 30,000 रुपये रेज करने हैं और एक शेयर 10 रुपये में इशू होगा, मान लो 30,000 रुपये मुझे इकट्ठा करने हैं और एक शेयर 10 रुपये में इशू होगा, तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 30,000 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 3,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, अगर मुझे 30,000 रुपये इकट्ठे करने हैं और एक शेयर 10.60 में इशू हो जाएगा, तो इस हिसाब से मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। ऑल द नंबर ऑफ शेयर हमारे कलेक्शन में नहीं होते, पर अभी हम क्या करेंगे सर, वेरीफाई कराने के लिए
की वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्टेड नहीं होती है, हम नंबर ऑफ शेयर को डेसिमल में लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है सर, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो 5th में अमाउंट आई थी उसको मैं 6th वाली अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा बेटा। तो अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर मैं इस 30,000 को 10.6 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर मेरा 2830.1886, ठीक है सर। मैंने डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यू ली है ताकि मेरा जो अप्रॉक्सीमेशन का एरर है वो बिल्कुल भी ना आए। तो इतने शेयर मुझे इशू करनी पड़ेगी। ऑल दो नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन में इशू नहीं होते हैं, तो आप उसको 2830 भी ले सकते हो, ठीक है सर, या 2830 भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इतने शेयर तो इशू करने पड़ेंगे। अगला शेयर आपको फ्रैक्शन में इशू करना पड़ेगा तो पूरा ही शेयर इशू कर दो, दैट इज योर चॉइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने क्या करा सर, इसको डेसिमल में लिया है ताकि वेरिफिकेशन जो कि मुझे थर्ड पार्ट में करनी है वो मेरी करेक्ट आए। यहाँ पर 10,000 रुपये मुझे इकट्ठा करनी है 11.60 से, तो 10,000 को 11.6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 862.0.06 कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है, 896, यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिए हैं, यहाँ पर 5 ने, चलो एक और ले लेता हूँ, 0.0689 राइट, 068965। चलिए एक नंबर मैंने और ले लिया यहाँ पे। तो ये बड़े नए नंबर और शेयर हमने इशू कर दिए जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद हम तीसरे पार्ट पे आएंगे। ठीक है, एक बार ये फिर से देख लोगे बेटा, नेट अर्निंग्स हमारी 90,000 की है। अगर मैं डिविडेंड देता हूँ तो 20,000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से मेरे 20,000 रुपये डिविडेंड में खर्च हो जाएंगे, 70 ही बचेगा। यहाँ पर क्या डिविडेंड नहीं दूंगा तो 90,000 पूरा पूरा बच जाएगा। अच्छा, मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए मुझे 1,00,000 रुपये की जरूरत है, 70 तो मेरे पास रिटर्न आने की पड़ी हुई है, 30,000 रुपये की वैल्यू मुझे नई इक्विटी शेयर से इशू करनी पड़ेगी। इस केस में यहाँ पर मुझे 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 90,000 अर्निंग्स पड़ी हुई है हमारे पास, तो केवल 10,000 ही पैसे इशू करनी पड़ेगी। अब जो इतना अमाउंट हमें इकट्ठा करना है तो एक शेयर पे हमें कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ पर एक शेयर पे 10.60 मिल जाएगा, तो इस हिसाब से इतने शेयर और इशू करने पड़ेंगे। जब मैं इतने शेयर्स को 10.60 के प्राइस पे इशू कर दूंगा तो मेरी इतनी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर 10,000 रुपये मुझे कलेक्ट करने हैं और एक शेयर 11.60 पे बिक रहा है, तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, मुझे इतने शेयर इस प्राइस पे इशू करने पड़ेंगे, सो दैट यहाँ पर मेरे पास 10,000 रुपये कलेक्ट हो जाए। ध्यान रखना कि दोनों सिचुएशन में शेयर प्राइस अलग अलग है। जब डिविडेंड पे कर देंगे तो फ्यूचर प्राइस कम होगा, नहीं पे करेंगे तो फ्यूचर प्राइस ज़्यादा होगा। ये हमसे पूछा था, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद बेटा हमें तीसरे पार्ट में क्या बोलता है, शो दैट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स अनअफेक्टेड इन बोथ द केस ऑफ वन। हमें ये दिखाना है फाइनली कि चाहे डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड ना दें, इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शो करने को कह रहा है। कैसे शो करेंगे बेटे, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन बेटा मिला देता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली हमें ये दिखाना है कि दोनों सिचुएशन में वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए सर, अब यहां से पार्ट 3 में आ जाएंगे। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। फिर से 2 केस बनाएंगे सर, पर्टिकुलर। यहाँ पर 2 केस हैं, डिविडेंड इज पेड और फिर से बेटे नॉट पेड। चलो सर, तो यहाँ फिर से लिखेंगे पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हमारे पास पहले से पड़े हुए थे। तो यहाँ बेटा 20,000 शेयर थे, यहाँ भी 20,000 थे, है ना, जो शेयर्स हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे। फिर यहाँ पर उसके बाद फ्रेश या न्यू नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने शेयर हमें और इशू करने पड़ेंगे। तो अगर हम डिविडेंड पे कर देते हैं बेटा, अगर हम डिविडेंड पे कर देते हैं तो उस केस में मुझे
$2,830.1886979 और शेयर इशू करने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या था बेटा 862.068965 ये शेयर हमें इशू करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सर यहाँ से आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे? तो 20,000 शेयर पहले से थे और हमने 2,830 पॉइंट समथिंग इतने शेयर और इशू कर दिए। तो टोटल हो जाएगा 22,830.1886979। यहाँ पर 20,000 में 862 प्लस हो जाएगा तो 20,862.068965। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सर? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा सर? ठीक है बेटी, एक्सपेक्टेड वाला नया वाला। जब डिविडेंड पे कर देंगे तो 10.60 होगा, नहीं पे करेंगे तो 11.60 होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे सर। ठीक है सर, ये नंबर ऑफ शेयर थे और ये सर हमारा रुपीस में है। ओके, अब सुनिए ध्यान से। मेरे पास कुल मिला के इतने शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है? एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? अगर एक शेयर का मार्केट प्राइस 10.60 है और टोटल इतने शेयर हैं तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये निकालने के लिए मुझे इसको इससे क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में लिखूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है बेटी, डेप्ट वगैरह नहीं है इसमें हमारा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इक्विटी के थ्रू ही काम होता है, डेप्ट इसमें हमारा नहीं है। तो एजम्पशन में एक पॉइंट और डाल सकते हैं, देयर इज नो डेप्ट। तो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी उसी को ही वैल्यू ऑफ फर्म माना जाएगा। ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ एम मॉडल, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो मैं इसके लिए पॉइंट नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉइंट नंबर 4 से, मतलब मुझे इसको इससे इंटू कर देना है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। करते हैं सर। तो 22,830.1886979 इसको मैं इंटू कर देता हूँ 10.6 से। तो यहाँ पर बेटा मेरी जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,42,000 रुपये के बराबर आ रही है, 2,42,000 सर। ठीक है, ये बेटा वैल्यू रुपीस में निकाली हमने, राइट। यहाँ पर भी क्या करेंगे 20,862.068965 इसके इंटू कर देंगे 11.6 से। तो बेटा यहाँ पर भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली ये 242,000 ये वैल्यू आ रही है। वैसे एक्चुअल आंसर 241,999.999 आ रहा है ना। तो वो राउंड अप अगर आप करोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंफर्म भी हो गया कि इससे एमएम मॉडल कहता है डिविडेंड दो डिविडेंड नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करंट डिविडेंड और फ्यूचर कैपिटल गेन दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। चाहे डिविडेंड अभी दे दो नहीं तो बाद में कैपिटल गेन देना, दोनों वन एंड सेम थिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से ऐसा ही बनता है बेटा। अब इसको नोट करेंगे और फिर इसके फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है मैं उस डेरिवेशन एक्सपर्ट को भी टच कर देता हूँ। पर जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी। इसको नोट करें और अच्छे से समझें। चलिए बच्चों, आप कभी भी इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से अब फॉर्मूले का डेरिवेशन एक्सपेक्ट को टच करेंगे। देखिए सर, तो डेरिवेशन ऑफ P0 इक्वल टू D1 प्लस P1/1 प्लस KE। ठीक है सर, जैसा कि इस थ्योरी में हमने पहले बताया कि रिटर्न टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे मिलता है।
रिटर्न मिलता है या तो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या एप्रिसिएशन इन शेयर प्राइस, जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं, है ना। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जितने से बढ़ेगी उसे कैपिटल गेन बोलेंगे। तो जो डिविडेंड है उसको बेटा हम D1 बोल देते हैं, और जो कैपिटल गेन है वो P1 माइनस P0 होगा। ये समझिए P1 माइनस P0 क्या है। P1 का मतलब है मार्केट प्राइस 1 साल के बाद, P0 का मतलब है 1 साल पहले कितना प्राइस था या आज कितना प्राइस है। आज जो प्राइस है वो P0 है, और आज से 1 साल बाद जो प्राइस होगा शेयर का वो P1 हो जाएगा। अगर मैंने आज शेयर 50 रुपये में खरीदा है और वो फ्यूचर में 1 साल बाद 58 रुपये का हो जाता है, तो 50 से 58, इसका मतलब इस पर 8 रुपये का एप्रिसिएशन हो गया है, कैपिटल गेन हो गया है। मीनवाइल इस 1 साल में कंपनी से मुझे 4 रुपये का जो डिविडेंड है वो भी मिला, ठीक है। तो कुल मिला के मान लो 8 रुपये यहाँ से मिले, 4 रुपये का मिला डिविडेंड, तो कुल मिला के मुझे 12 रुपये का रिटर्न मिल गया। कितने रुपए के ऊपर? 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं आज 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आज से 1 साल बाद 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और शेयर प्राइस भी 58 हो जाएगा, तो मुझे 4 + 8 12 रुपये का रिटर्न मिला है 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर सर मैं इसका रेट निकालना चाहूँ, मैं रिटर्न को रेट में कन्वर्ट करना चाहूँ, रेट ऑफ रिटर्न टू शेयर होल्डर, इसको R बोलेंगे, तो D1 + P1 - P0, ये पूरी अमाउंट कमाई है P0 की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस इंटू कर देंगे। R की P0 से इंटू होगी तो RP0, बाकी ये D1 + P1 - P0 ऐसे रहेगा। ये माइनस का P0 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा सर, प्लस का P0, तो ये P0 आ गया, RP0 पहले से पता है हमारे पास, ठीक है। और P0 कॉमन ले लेंगे या P0 बोल सकते हैं, इसको PO बोल सकते हैं। ये हो गया D1 + P1, ये हिस्सा नीचे आके क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, D1 + P1 / 1 + R। और सर MM मॉडल में हमारी एजम्पशन थी कि जो R है वो K के इक्वल होता है, ठीक है सर। शेयर होल्डर जो रिटर्न चाहते हैं वो कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी सर, इक्विटी हो जाएगी, तो R = K। तो मैं इस फॉर्मूले में D1 + P1 को 1 + K के तौर पे लिख सकता हूँ। तो ये मेरे फॉर्मूले का डेरिवेशन एस्पेक्ट आ गया है। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है सर, ये बिल्कुल आसान है। R K के इक्वल क्यों है सर, ये सर एजम्पशन है कि शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिला वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, या वैसे भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाई है। कंपनी शेयर होल्डर को जितना एक्चुअल में पे करती है वही तो कंपनी की क्या मानी जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो दिस इज द डेरिवेशन एस्पेक्ट ऑफ MM मॉडल, ओके। अब डिविडेंड पॉलिसी भी खत्म हो चुका है, आसान चैप्टर है, आप इसके मॉड्यूल से सारे एग्जाम का आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी के लिए इतना ही, और अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।